नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। विद्यार्थियों, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पुस्तक भारत लोक और अर्थव्यवस्था का दूसरा जो अध्याय है हमारा पाठ्य पुस्तक का मानव बस्तियां। इससे पहले हमने जो पहला जो अध्याय है वो हमने पूरा कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस अध्याय को देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक का जो दूसरा अध्याय है मानव बस्तियां। विद्यार्थियों, बस्तियां सिर्फ मकानों का समूह नहीं है। बस्तियां सिर्फ मकानों का समूह नहीं होती, बल्कि यह मानव जीवन की कहानी होती है। हम देखते हैं कि बस्तियां छोटी से लेकर के बड़ी हो सकती हैं। बस्तियां 2-4 घरों के समूह भी हो सकते हैं और बहुत बड़े नगर भी ये हो सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि क्या होती हैं बस्तियां, किन्हें हम मानव बस्ती कहते हैं और मानव बस्तियों के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम मानव बस्तियां। देखो, मानव बस्तियों का अर्थ क्या है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। और हमारी परीक्षा में सीधा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि मानव बस्ती का अर्थ क्या है। तो मानव बस्ती का अर्थ क्या है? मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह, जिसमें कौन रहते हैं भाई? मनुष्य रहते हैं। तो किसी भी प्रकार और आकार, यानी कि कोई कैसा भी प्रकार हो सकता है और आकार उनका कैसा भी हो सकता है। ऐसे घरों का समूह है जिसमें कौन रहते हैं? मनुष्य रहते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? मानव बस्तियां कहलाती हैं। तो मानव बस्तियां तो अर्थ क्या है? किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह, इनको क्या कहते हैं हम? मानव बस्तियां इनको कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि मानव बस्तियां आकार और प्रकार में क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। मानव जो बस्तियां हैं वो आकार और प्रकार में क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। इसका मतलब क्या है कि मानव बस्तियों का जो आकार है वो क्या हो सकता है? वो एक 2-4 घरों से लेकर के और बहुत बड़े महानगरों तक हो सकता है। 2-4 घरों से लेकर के और बहुत बड़े महानगरों तक इसका आकार हो सकता है। तो बस्तियों का आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। उनका जो परिसर है, पल्ली का मतलब क्या होता है? ये कुछ मकानों का जो समूह होता है उसको पल्ली कहते हैं, और वहां से लेकर के महानगरों तक इसका आकार हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि बस्तियां आकार और प्रकार में क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। हम देखते हैं कि आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक जो अभिलक्षण और सामाजिक संरचना है वो भी बदल जाते हैं। जैसे जैसे बस्तियों का आकार बदलता है वैसे वैसे उनके आर्थिक अभिलक्षण और वहां की सामाजिक संरचना भी बदल जाती है, और वहां की पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी भी बदल जाती है। जैसे गांवों का आकार छोटा होता है और वहां की सामाजिक संरचना अलग प्रकार से होती है, जबकि नगरीय जो भूभाग होते हैं वहां की सामाजिक संरचना अलग प्रकार की होती है। गांवों की प्रौद्योगिकी अलग प्रकार की होती है और शहरों की जो प्रौद्योगिकी है या नगरीय प्रदेशों की जो प्रौद्योगिकी है वो अलग प्रकार की होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार की। ग्रामीण बस्तियां हम मानव बस्तियों के प्रकार की। तो मानव बस्तियों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। तो मानव बस्ती के कितने प्रकार हैं? 2 भाग हैं। एक है ग्रामीण बस्तियां और एक है नगरीय बस्तियां। सबसे पहले हम इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। ग्रामीण बस्तियां हम किसे कहेंगे और नगरीय बस्तियां हम किसे कहेंगे? तो देखते हैं एक बार ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां क्या होती हैं। अगर हम बात करें किसकी? ग्रामीण बस्तियों की। कौन सी बस्तियों की बात करते हैं? ग्रामीण बस्तियां। और दूसरी तरफ हम किसकी बात करते हैं? नगरीय बस्तियों की अगर हम बात करते हैं तो हमें इनके अंदर कुछ अंतर देखने को मिलता है। ग्रामीण बस्तियों की जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण बस्तियों में जो घर होते हैं, मकानों के जो समूह होते हैं, उनका आकार कैसा होता है अभी? इसमें बस्तियों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। बस्तियों का आकार कैसा होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तियों का आकार होता है छोटा, जबकि नगरीय जो क्षेत्र होते हैं वहां बस्तियों का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। बड़े बड़े नगर होते हैं, बड़ी बड़ी बस्तियां होती हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या भी क्या होती है? यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। ग्रामीण बस्तियों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या क्या होती है? कम होती है, जबकि नगरीय बस्तियों की अगर हम बात करें तो नगरीय बस्तियों में जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है। यहां अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यहां जनसंख्या 5000 व्यक्तियों से कम होती है। जनसंख्या कितनी होती है? 5000 व्यक्तियों से कम होती है। जबकि यहां की अगर हम बात करें नगरीय प्रदेशों की तो नगरीय प्रदेशों में जो जनसंख्या है वो 5000 से अधिक होती है। 5000 से अधिक
हमें देखने को मिलती है। तो ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्र हम किसको कहेंगे? जिनका आकार क्या होता है? छोटा होता है, जबकि नगरीय क्षेत्र क्या होते हैं? आकार में बड़े होते हैं। यहाँ जनसंख्या क्या पाई जाती है भाई? कम पाई जाती है, यानी कि 5000 व्यक्तियों से कम यहाँ जनसंख्या होती है, जबकि नगरीय जो प्रदेश होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और यहाँ जो जनसंख्या है उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। 5000 व्यक्तियों से अधिक यहाँ जनसंख्या का आकार होता है। फिर अगर हम बात करें घनत्व की, तो यहाँ घनत्व भी क्या पाया जाता है अभी? कम पाया जाता है। घनत्व, जनसंख्या का जो घनत्व है वो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। और अगर हम बात करें नगरीय प्रदेशों की, तो नगरीय प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अधिक, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको? सघन जनसंख्या घनत्व यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की, तो नगरीय क्षेत्र अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो नगरीय क्षेत्रों की जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा क्या है अभी? हम उसको भी देख लेते हैं। क्या है? एक तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000 से अधिक। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा, जनसंख्या जो घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो क्या है भाई? नगरीय क्षेत्र हम किसको कहते हैं? जहां जनसंख्या कितनी मिलती है? 5000 से अधिक मिलती है और जनसंख्या घनत्व कितना मिलता है? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक मिलता है। और इसके साथ में और क्या देखना होता है हमें? वह क्षेत्र नगर पालिका, छावनी बोर्ड या ऐसे क्षेत्र घोषित हुए होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ कार्य करने वाले लोगों की, तो यहाँ अधिकांश लोग यानी कि 75% जो लोग हैं वो गैर प्राथमिक कार्यों में लगे हुए होते हैं। कौन से कार्यों में लगे हुए होते हैं? गैर प्राथमिक कार्यों में लगे हुए होते हैं। जबकि अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जो लोग हैं वो क्या कार्य करते हैं? भी कृषि कार्य करते हैं, यानी कि प्राथमिक कार्यों में लगे हुए होते हैं। कृषि कार्य, या फिर मैं इसको क्या कह दूं? इसको कह दूं मैं प्राथमिक कार्यों में यहाँ के अधिकांश लोग लगे हुए होते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अंतर को देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र किसको कहेंगे? आकार कैसा होता है? छोटा। नगरीय क्षेत्रों का आकार क्या होता है? बड़ा। यहाँ जनसंख्या क्या होती है? कम होती है, जबकि यहाँ जनसंख्या अधिक होती है। यहाँ घनत्व क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है, और यहाँ घनत्व क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों के जो अधिकांश जो श्रमिक हैं वो कौन से कार्य करते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। जबकि नगरीय भागों के जो अधिकांश लोग हैं वो कौन से कार्यों में संलग्न होते हैं? गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं। कितने? 75% से ज्यादा गैर प्राथमिक कृषि कार्यों में करते हैं। अगर हम बात करें सामाजिक संरचना की, किसकी बात करते हैं हम? सामाजिक संरचना की। तो यहाँ पर सामाजिक जो रिश्ते होते हैं वो प्रगाढ़ होते हैं, यानी कि मजबूत सामाजिक रिश्ते होते हैं। कैसे रिश्ते होते हैं? यहाँ पर मजबूत होते हैं, लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं। जबकि नगरीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें सामाजिक संरचना की, तो लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता, सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए होते हैं। और जो रिश्ते होते हैं यहाँ केवल दिखावटी रिश्ते होते हैं। कैसे रिश्ते होते हैं भाई? दिखावटी रिश्तों में दिखावटीपन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा अंतर जो है वो हमें गाँव में और शहरों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार। ये पाठ्य पुस्तक के अनुसार एनसीईआरटी की बुक के अनुसार कि ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर देखने को मिलते हैं, क्या गांव किसे कहते हैं हम और शहर हम किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम हमारी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ग्रामीण बस्तियां क्या होती हैं और नगरीय बस्तियां क्या होती हैं। एक इस बात को आप जरूर ध्यान रखना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत के अंदर नगरीय बस्तियां हम किसे कहते हैं, तो उसकी क्या परिभाषा दे रखी है। तो 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, और 75% जो लोग हैं वो गैर प्राथमिक कार्यों में होने चाहिए। तो ये सारी की सारी क्या है, नगर की परिभाषा है। आइए अब हम देखते हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग क्या है, नोट्स के फॉर्म में। देखिए, मानव बस्ती के कितने प्रकार हैं हमने देख लिए। मानव बस्ती को हमने कितने प्रकारों में बांटा है, 2 प्रकारों में बांटा है। पहले कौन सी बस्तियां हैं, ग्रामीण बस्तियां, और दूसरी कौन सी हैं, नगरीय बस्तियां। इनकी विशेषता देख ली हमने, ग्रामीण बस्तियां क्या होती हैं और नगरीय बस्तियां क्या होती हैं। अब देखिए आगे, हम गांव किसे कहते हैं भाई, हम किसे गांव कहेंगे। देखो, बिखरे रूप में अवस्थित छोटी बस्तियां, यानी कि बिखरे हुए रूप में एक जगह संगठित नहीं होती, अलग अलग भागों में यह बसी हुई होती हैं, जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं।
कृषि अथवा जो अन्य जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों की बात करें हम तो जैसे मत्स्य पालन है, खनन कार्य है, ऐसे जो कार्य हैं वो प्राथमिक कार्य कहलाते हैं। तो उन प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं, वो क्या कहलाती हैं भाई? गांव कहलाती हैं। तो आपको परिभाषा याद रखनी है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई गांव किसे कहते हैं हम, तो बिखरे रूप में अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं, क्या कहलाती हैं? वो गांव कहलाती हैं। क्या कहते हैं उनको? गांव कहते हैं। अब हम देखते हैं नगरीय बस्तियां क्या होती हैं फिर। तो नगरीय बस्तियों की परिभाषा कैसे देंगे हम? ऐसे सघन, कैसे भाग? ऐसे सघन तथा बड़े अधिवास जहां अधिकांश लोग द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलापों में लगे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नगरीय बस्तियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उनको नगरीय बस्तियां कहा जाता है। देखो, सघन यानी कि मकान जो होते हैं वो बिल्कुल पास पास में होते हैं। सघन रूप से यह बसा हुआ क्षेत्र होता है। कैसा होता है ये? सघन रूप से बसा हुआ क्षेत्र होता है नगर। और बड़े अधिवास होते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हमें देखने को मिलती हैं, है ना, और सड़कें हमें बड़ी बड़ी देखने को मिलती हैं। तो ऐसे जो अधिवास होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नगरीय बस्तियां कहलाते हैं। जहां अधिकांश जो लोग होते हैं वो गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हुए होते हैं। गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में मतलब द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक पंचमक जो क्रियाकलाप हैं उनमें अधिकांश लोग कार्य करते हैं। तो ऐसी बस्तियों को हम किस नाम से जानते हैं? नगरीय बस्तियों के नाम से हम जानते हैं। तो ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां, गांव किसे कहते हैं, नगर किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा आप ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर की। किसकी बात करते हैं हम? ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर की। हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम यह अंतर देख रहे हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। तो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में मुख्य रूप से कितने अंतर दे रखे हैं भाई पाठ्य पुस्तक में? 3 अंतर हमें वहां पर दे रखे हैं। तो देखते हैं तीनों अंतरों को, क्या अंतर होते हैं। पहला अंतर क्या है कि ग्रामीण बस्तियों के लोग जीवन यापन के लिए कौन से क्रियाकलाप करते हैं? प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं। बात वही है, बार बार वही चीजें आ रही हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के लोग जीवन यापन के लिए क्या करते हैं भाई? प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं। कौन से क्रियाकलापों से जुड़े हुए होते हैं? प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़े होते हैं। जबकि नगरीय बस्तियों के जो लोग हैं, नगरीय बस्तियों के लोग द्वितीयक तृतीयक व चतुर्थक क्रियाकलापों से जुड़े होते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए लोगों को हम क्या कहते हैं? ग्रामीण बस्तियां। और जो द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक क्रियाकलापों में लगे हुए होते हैं वो बस्तियां क्या कहलाती हैं? नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। ठीक है, अब हम दूसरा जो अंतर है इनका, दूसरा अंतर हम देखते हैं। दूसरा अंतर क्या है भाई? दूसरा अंतर है नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। तो विद्यार्थियों यहां आपको ध्यान रखना है, यहां जो आपका रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न आता है वो भी यहां से पूछा जा सकता है कि खालिस्तान आर्थिक वृद्धि के खालिस्तान के रूप में कार्य करते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई? ये नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि नगर आर्थिक वृद्धि के खालिस्तान के रूप में कार्य करते हैं, तो भी क्या आ जाएगा? नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। तो ये पूरी जो लाइन है आपको ऐसे कैसे याद रखनी है। ठीक है, तो नगर आर्थिक वृद्धि के खालिस्तान के रूप में कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या है कि नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। क्या अर्थ है इसका? आर्थिक वृद्धि का नोड होता है नगर। ये नगर जो होते हैं, नगरीय जो क्षेत्र होता है ये अपने लोगों की सेवा तो करता ही करता है, लेकिन अपने साथ साथ में यह जो अपने आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उस ग्रामीण क्षेत्र को भी सेवा उपलब्ध करवाता है। जैसे मान लो ये कोई नगर है और ये नगर यहाँ जो बसने वाले जो लोग हैं उन लोगों की तो सेवा करता ही करता है, इसके साथ साथ में इसके चारों तरफ जो ग्रामीण क्षेत्र बसा हुआ होता है, इसके साथ में कौन लगा होता है? ग्रामीण क्षेत्र लगा होता है। इस ग्रामीण क्षेत्र को भी क्या प्रदान करता है? सेवा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? इसको सेवा प्रदान करता है और वहां से सेवाएं प्राप्त भी करता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि का नोड कहते हैं। तो क्या कहलाता है? नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। नगरीय बस्तियां अपने लोगों के साथ साथ, किनके साथ साथ में? अपने जो लोग हैं वहां के उन लोगों के साथ साथ ग्रामीण बस्तियों को भी अनेक वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो अपने लोगों की तो सेवा करते ही करते हैं नगरीय क्षेत्र, इसके साथ साथ में अपने आसपास के चारों तरफ का जो ग्रामीण इलाका है वहां के लोगों को भी सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा अंतर है। और क्या अंतर है दोनों में? ग्रामीण बस्तियों के लोग कम गतिशील होते हैं।
ग्रामीण बस्तियों के जो लोग हैं वो गतिशील क्या होते हैं भाई, कम होते हैं। लोग गांवों में ही रहते हैं, आसपास के क्षेत्र में ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं, क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं वो कृषि कार्य से जुड़े हुए होते हैं। तो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं तो गांव के आसपास में ही क्या होते हैं, उनके खेत खलिहान होते हैं। तो गांव के जो लोग होते हैं वो कम गतिशील होते हैं, जबकि उनके सामाजिक संबंध क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, क्योंकि दिन भर वो लोग क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं और शाम को आपस में एक दूसरे के साथ में मिल बैठ करके कार्य करते हैं। इसलिए उनके सामाजिक संबंध क्या होते हैं भाई, मजबूत होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंध जो हैं वो कैसे होते हैं भाई, मजबूत होते हैं। जबकि जो नगरीय बस्तियां हैं, कौन सी बस्तियां, नगरीय बस्तियों के लोगों का जीवन कैसा होता है, जटिल होता है, वह तीव्र होता है। ये फास्ट काम करते हैं सारे, है ना, पूरे दिन भागा दौड़ी इनकी जीवन में चली रहती है। इसलिए नगरीय बस्तियों के लोगों का जीवन क्या होता है, जटिल होता है और तीव्र होता है, यानी कि हमेशा ये फास्ट कार्य करते रहते हैं। और उनके सामाजिक संबंध कैसे होते हैं, औपचारिक। लोग बाग आमने सामने से दिखावटीपन में बातें करते हैं। उनके सामाजिक संबंध कैसे होते हैं, दिखावटी होते हैं। लोगों से मिलना जुलना सब कैसा होता है, औपचारिक होता है। ज्यादा किसी से मतलब वो रखते नहीं, बस केवल आमने सामने बस दिखावटीपन होता है और रिश्तों के अंदर औपचारिकता मात्र होती है। जबकि शहरों के अंदर जो सामाजिक संबंध है वो कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। हर व्यक्ति, गांव का हर व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख में काम आता है, जबकि शहरों के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता। उनको सब सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। और जो सामाजिक संबंध होते हैं वो भी कैसे होते हैं, वहां पर औपचारिक या दिखावटी संबंध वहां पर होते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन जो कारक हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में, ये तीन ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में जो अंतर है उसके ये तीन कारण हमें दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं एक एक भाग की। जो मानव बस्तियां हैं उनको हमने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था, एक ग्रामीण बस्तियां और एक नगरीय बस्तियां। विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये श्रृंखला अगर पसंद आ रही है और आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अगर आपको लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो काम का है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। आगे देखते हैं हम। तो हम बात कर रहे हैं अब ग्रामीण बस्तियों की। ठीक है, तो ग्रामीण बस्तियां जो हैं वो क्या होती हैं। अभी हमने देखा कि ग्रामीण बस्तियां हम किनको कहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। क्या बात करेंगे हम, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को प्रभावित करने वाले कारकों की, यानी कि कौन से ऐसे कारक हैं जो ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अगर इन प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो पहला कारक क्या आता है इसमें, भौतिक कारक। कोई भी नगर या गांव वहां बसाए जाते हैं जहां भौतिक स्थितियां क्या होती हैं, अनुकूल होती हैं। और भौतिक कारकों में भी हम किसकी बात करेंगे भाई, सबसे पहले भूमि की। किसकी बात करते हैं हम, भूमि की। तो भूमि की अगर हम बात करें या भू आकृति की अगर हम बात करें तो गांव ऐसे स्थानों के ऊपर बसते हैं जहां समतल भूभाग होते हैं, क्योंकि गांव के अधिकांश लोग कृषि कार्य में जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे भूभाग में ऐसे क्षेत्रों में जहां कृषि कार्यों के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं या मिट्टी का उपजाऊपन होता है, उपजाऊ मृदा वहां पर पाई जाती है, तो ऐसे भूभाग में क्या बसते हैं, गांव बसते हैं। दूसरा क्या है, ऊंचाई, यानी कि उच्चावच। उच्चावच ऐसा होना चाहिए कि जहां मानव बसाव हो सके, जहां कृषि कार्य किया जा सके। उबड़ खाबड़ धरातल है वहां पर गांव कम बसते हैं या बहुत कम संख्या में वहां पर गांव बसते हैं। फिर तीसरा क्या है, जलवायु। ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जलवायु। कोई भी गांव वहां बसना पसंद करता है जहां जलवायु क्या होती है, उनके अनुकूल होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक ठंडे भूभाग हो या बहुत अधिक गर्म भूभाग हो, वहां पर जो गांव है वो कम बसते हैं। तो अनुकूल जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर गांवों की संख्या क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। विपरीत परिस्थितियों वाले जो गांव हैं वहां पर भी गांव तो पाए जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, जो विपरीत परिस्थितियों में वहां जीवन यापन करते हैं। और जो अगला जो कारक है वो क्या है, जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे कारक जो भौतिक कारक है ये सभी महत्वपूर्ण है वैसे तो, लेकिन गांव वहां बसते हैं जहां जल उनको आसानी से मिल जाता है। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो गांवों का जो बसाव है वो हमें कहां देखने को मिलता है, नदियों के किनारे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कृषि कार्य करने के लिए भी क्या चाहिए, जल चाहिए। पशुपालन के लिए, मानव के लिए, सबके लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है।
तो जल वाले क्षेत्रों के अंदर जल की उपलब्धता जहां आसानी से हो जाती है, उन क्षेत्रों के अंदर ग्रामीण बस्तियां अधिक बसती हैं। ठीक है, तो ये भौतिक कारक है। तो चारों भौतिक कारकों को आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है? भूमि, दूसरा क्या है? ऊंचाई या उच्चावच, तीसरा क्या है? जलवायु, और चौथा क्या कारक है भाई? जल की उपलब्धता। तो ये 4 कारक हैं भौतिक कारकों में जो ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। दूसरा जो कारक है वो क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। क्या कारक है भाई दूसरा? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। यानी कि सामाजिक संबंध कैसे हैं, वहां संस्कृति कैसी है वहां की, ये कारक भी प्रभावित करते हैं। यानी कि पहला कारक क्या है इसमें? सामाजिक संरचना, यानी कि समाज की संरचना कैसी है। तो समाज की संरचना कैसी है उसी हिसाब से गांव का प्रकार बन जाता है। दूसरा क्या है? जाति, यानी कि एक जाति के लोग, गांव में हम देखते हैं कि एक जाति के लोग एक जगह पे रहने लग जाते हैं, तो वो एक गांव का निर्माण कर लेते हैं। तो जाति है और उनकी सामाजिक संरचना है, एक दूसरे के त्योहार हैं, ये सारे के सारे प्रभावित करते हैं किसी गांव को बसने के लिए। फिर क्या है? धर्म। तीसरा जो कारक है सामाजिक संबंधों में, ये क्या है? धर्म। तो धर्म जो है ये भी गांव के बसाव को क्या करता है? गांव के प्रकार को क्या करता है? प्रभावित करता है। हम देखते हैं एक ही धर्म के संबंधित लोग एक क्षेत्र में बस जाते हैं, ऐसे ही एक जाति के जो लोग हैं वो एक क्षेत्र के अंदर अपना घर बना लेते हैं या एक गांव पूरा बसा लेते हैं। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं जो ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं? सामाजिक संरचना है, जाति है और धर्म है। ये 3 कारक ऐसे हैं जो ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों को प्रभावित करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है? सुरक्षा संबंधी कारक। देखो, जब मानव का विकास प्रारंभिक हुआ था, पहले यायावर जीवन मानव जीता था और जंगलों के अंदर निवास करता था और एकांतिक प्रवृत्ति में रहता था, अकेले रहता था। तो ऐसे में उनके साथ में ये समस्याएं बहुत होती थी कि जो जंगली जानवर थे वो जंगली जानवर कई बार उनका शिकार कर लेते थे। फिर मानव की बुद्धि का विकास होने पे मानव धीरे धीरे क्या करने लगा कि भाई क्यों नहीं हम किस में रहने लग जाएं, थोड़ा समूह बना करके रहने लग जाएं, 5-10 लोग मिलकर के रहने लग जाएं। तो समूह बना करके जब रहते हैं तो उससे क्या प्राप्त होती है भाई? सुरक्षा प्राप्त होती है। किससे? बाहरी जंगली जानवरों से, या जो चोर डकैत जो हैं उनसे भी क्या प्राप्त होती है? सुरक्षा प्राप्त होती है। तो सुरक्षा संबंधी जो कारक हैं वो भी ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को प्रभावित करते हैं। तो चोरी और डकैतियों से सुरक्षा के लिए भी लोग एक जगह पे मिल करके रहना पसंद करते हैं और एक गांव के अंदर चारों तरफ उनके बाउंड्री और गांव के जो लोग हैं वो आपस में एक साथ में मिलकर के रहते हैं। तो ये जो कारक हैं ये ग्रामीण बस्तियों को विभिन्न प्रकारों को प्रभावित करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि मानव बस्तियां हम किसे कहते हैं, ग्रामीण बस्तियां क्या होती हैं, नगरीय बस्तियां क्या होती हैं, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में हम किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं, नगरीय बस्तियों की क्या विशेषताएं हैं, भारत में कौन सी बस्तियों को हम नगरीय बस्तियां कहते हैं। तो सबके बारे में आपको जानकारी प्राप्त इसमें हुई होगी। और फिर ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इन सब के बारे में हमने इस क्लास में बात की है। आपको कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न आज का है वो ये है कि भारत में किसको हम नगर की श्रेणी में रखते हैं। तो यानी कि कौन से क्षेत्र को हम नगर कह सकते हैं, क्या विशेषता उसकी होती है, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, कि ग्रामीण बस्तियों के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत,